सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर दानिश तब्दीली विद डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हैं। आज हमारे पास एक्सक्लूसिव मेहमान हैं राना सनाउल्लाह, वफाकी मुशीर बराए सियासी अमूर, मिनिस्टर फॉर इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन, साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला, सीनियर रहनुमा है PMLN के। जी राना साहब, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा सर आपसे ये है कि ये 26वीं जो आइनी तरमीम लाई गई और पास भी हो गई, तो इस 26वीं आइनी तरमीम को लाने की ज़रूरत क्यों पेश आई सर? देखें, ये जो ज़रूरत है उसकी बाज़ गश जो है ये पिछले 5-7 साल पे बिलखसूस और कोई 12-15 साल से बिलअमूम जब से लायर मूवमेंट चली और उसके बाद वकला को, वकला की तंजीमों को और उसके बाद अदलिया को एक ताकत, एक हैसियत हासिल हुई, तो उसके बाद कुछ ऐसे इक़दामात उठाए गए कि इस ताकत का जो है वो इस्तेमाल आहिस्ता आहिस्ता जो है वो एक यक तरफ़ा एक ऐसी सूरत हाल में जो है वो इन्वॉल्व होता चला गया कि इंसाफ के तकाज़े जो थे वो कहीं पीछे रह गए और वकला का ये इस हवाले से भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो सामने आई, जिसके ऊपर वकला गर्दी के नारे भी लगे और वकला तंजीमों ने फिर अपने ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ जो है वो तादीबी कार्रवाइयाँ भी की और इसी तरह से फिर अदलिया में ऐसे लोगों का इंडक्शन हुआ कि जिनके मुतल्लक ऐसी बातें होती रही कि जी अज़ीज़दारी को, तल्लक़दारी को, चैम्बर्स के लोगों को, जो साथ प्रैक्टिस करने वाले लोगों को जो है वो नवाजा जा रहा है। उसके बाद फिर 58(2) पार्लियामेंट ने आइन से ख़त्म कर दी, लेकिन वो रोल जो है वो फिर हमारी सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो अपना लिया और 2 वज़ीर-ए-आज़म को जो है वो निकाला, उनको फ़ारिग किया। फिर यानी छोटी छोटी बातों पे जो है वो सो मोटो नोटिस होने लगे। हॉस्पिटल्स के जो है वो दौरे और हॉस्पिटल के इंतज़ामात को जो है वो अपने हाथ में ले लिया गया। डैम बनाने का जो है वो प्रोजेक्ट वो और फिर फ़ंड रेजिंग जो है वो शुरू हो गई, छापे मारे जाने लगे। तो फिर ऐसी एक सूरत हाल बनती चली गई। फिर उसके बाद जब ये इंतहा को पहुंची तो फिर पार्लियामेंट को जो है वो बेवक़्त कर दिया गया। पार्लियामेंट ने अगर एक लॉ पास किया है जो कि उसका फंडामेंटल बेसिक प्रोगेटिव है, तो उसे इससे पहले कि वो नोटिफाई हो, उसे जो है वो सस्पेंड कर दिया गया। आइन को अपने ग्रोही और सियासी मकासद के लिए रीराइट कर दिया गया। आर्टिकल 63A का जो फ़ैसला है, तो फिर इन सारी चीज़ों ने जो है वो फिर इस बात को जो है वो ज़रूरी कर दिया कि पार्लियामेंट अपने आप को असर्ट करे। दुनिया में कहीं भी अदलिया की इंडक्शन थ्रू अदलिया नहीं होती, हमेशा एग्जेक्टिव या पार्लियामेंट जो है वो करती है और उसके बाद ठीक है उनको जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल तहफ़्फ़ुज़ जो है वो हासिल होता है। तो ये फिर इन हालात में या इस पस मंज़र में जो है वो फिर ये ज़रूरी समझा गया तो कि इसमें जो है वो पार्लियामेंट की बालादस्ती तो मैं नहीं कहूँगा,
लेकिन एक बैलेंस जो है वो इन बिटवीन एग्जेक्टिव एंड जुडिशरी एंड अच्छा सर, ये बताइए, आपने कहा कि आपने बहुत तफसील से बताया, बहुत सही किया आपने। मुझे सर ये बताइए कि ये जो एक सिलसिला शुरू हुआ था जस्टिस इफ्तिखार के बाद, जस्टिस आसिफ सईद खोसगा, जस्टिस आपके उसके बाद जो है वो साकिब निसार, फिर बंदयाल, तो ये तसलसल था जिन्होंने जुडिशरी को एक जुडिशल डिक्टेटरशिप की तरफ ले गए। जैसे कि आपने ज़िक्र किया कि अपने जो आइन ने उनको इख्तियार दिया था उससे तजावज़ करने लगे, हुकूमतें गिराने लगे, गैर आइनी गैर कानूनी फ़ैसले करने लगे, री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जैसा संगीन जुर्म करने लगे, इंतज़ामी मामलात में घुसने लगे, पार्लियामेंट को बेअसर किया, हुकूमत को बेअसर कर दिया था। लेकिन उसके बाद जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा आए तो मामलात काफ़ी बेहतर हो गए, दुरुस्त हो गए, कई गैर आइनी फ़ैसले भी बेहतर किए गए, अपने इख्तियारात से वो उन्होंने ख़ुद छोड़ा। तो क्या काजी फ़ाइज़ ईसा के बाद आने वाले हालात फिर दोबारा उन्हीं प्रेडिसर जजेस को जो इफ्तिखार, बंदयाल और साकिब की ही कंटिन्यूशन देख रहे थे, जिसके ऊपर हर सूरत में से 25 अक्टूबर से पहले किया गया? देखें डॉक्टर साहब, मामलात कुछ इतने बिगड़ चुके थे कि मुअज़्ज़ज़ जज साहबान की फैमिलीज़ इसमें इन्वॉल्व हो चुकी थी। यानी बगाड़ इतना गहरा था कि हालत ये है कि जिस दिन मियाँ नवाज़ शरीफ को नाअहल किया गया, उस दिन गैलरी में फ़ैसला करने वाले जज साहबान की फैमिलीज़ बैठी थी, उनके बच्चे बैठे थे, उनकी जो है वो बेगमात बैठी थी और उन्होंने नारे लगाए वहाँ पे। यानी एक जज साहब जो हैं वो यानी सुप्रीम कोर्ट के जज हैं या चीफ जस्टिस हैं, और उनके बाकी जितने बहन भाई बेटे बेटियां हैं वो सियासत कर रहे हैं। यानी जज साहब जो है वो इंसाफ की कुर्सी पे बैठे हैं, उनकी जो अहलिया या उनकी जो सास मोहतरमा है वो जलसे सुन रही है, वो जलसों में जाके और जलसों की रौनक बढ़ा रही है, और वो किसी सियासी जमात को के ख़िलाफ़ और किसी के हक़ में जो है वो नारे लग रहे हैं वहाँ पे। तो ये तो इतना ज़्यादा यानी सूरत हाल ख़राबी की तरफ चली गई थी कि इसमें अगर अब भी जो है वो मुदाखलत ना होती, और अब भी जो है वो कोई उनकी बालादस्ती जो है वो जुडिशरी की ख़त्म नहीं की गई, बैलेंस ही किया गया है। क्योंकि मौजूदा तरामीम में जो ताकत का तवाज़न है वो जुडिशल कमीशन के पास है, और जुडिशल कमीशन में आज भी मोहतरम जजेस की जो है वो अक्सरियत है। तो ये बहुत ज़रूरी हो गया था, क्योंकि हालात इस तरह से थे कि जज साहबान जो है वो एक तरफ इंसाफ कर रहे हैं, दूसरी तरफ उनके बेटे जो है वो टिकट तकसीम कर रहे हैं। यस, अच्छा ये सर बताएं कि मीसाक़ जमहूरियत का हवाला दिया जाता है और पेंडेंसी का हवाला दिया जाता है हुकूमत की तरफ से कि मीसाक़ जमहूरियत में जो सिग्नेटरी थे PMLN और पीपल्स पार्टी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और मियाँ नवाज़ शरीफ साहब, जिसको उस वक्त की सियासी जमातों ने भी सपोर्ट किया था, कुछ JUI ने मौलाना साहब, उसमें एक अलहदा से आइनी अदालत की ज़रूरत थी। और हमने ये भी देखा कि आइनी अदालत के हवाले से पेंडेंसी ऑफ द केसेस जो 62,000 केस सुप्रीम कोर्ट में थे, उससे कहा गया कि जब आइनी अदालत अलग होगी और उसके जजेस अलग होंगे, उसके चीफ जस्टिस अलग होंगे, तो सुप्रीम कोर्ट फिर पेंडेंसी ऑफ द केसेस को देखेगी अपने चीफ जस्टिस के ज़रिए। तो सर मीसाक़ जमहूरियत की सेपरेट आइनी अदालत और पेंडेंसी ऑफ द केसेस को ख़त्म करने के लिए कम से कम JUI, PMLN और पीपल्स पार्टी तो मुत्तफ़िक़ थे अलहदा आइनी अदालत के लिए, और नंबर ऑफ वोट भी पूरे हो रहे थे। तो क्या वजूहत है कि आइनी अदालत को छोड़कर हुकूमत या PMLN
दूसरी जमातों के साथ आइनी बेंच की तरफ गई, जो कहा जा रहा है कि पेंडेंसी ऑफ केसेस को ये शायद ख़त्म ना कर सके, क्योंकि इसमें जो आने वाले जजेस होंगे वो ख़ुद सुप्रीम कोर्ट से होंगे, चाहे वो 5 हो, 7 हो या 9 हो, तो वहाँ तो तादाद कम हो जाएगी। क्या कहेंगे सर? देखें, एक तो ये है कि जिन जजेस पे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच मुश्तमिल होगा, वो उन दिनों में जब वो कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन नहीं सुन रहे होंगे, तो वो उन दिनों में रूटीन के जो केसेस है वो सुन सकेंगे, इसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। दूसरा ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में 5 का या 7 का या 3 का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनता है और उनकी मसरूफियत कुछ ऐसी हो जाती है कि उन्हें टाइम ही नहीं मिलता दूसरे केसेस को सुनने का, तो ऐसी सूरत में उतनी ही तादाद में 3, 5 या 7 इजाफ़ा किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद में। बाकी मामला ये है कि ये जो अमेंडमेंट हुई है, ये जिस मसवदे को ऑप्ट करके विद मौलाना फजलुर रहमान साहब हमने एक कंसेंसस पैदा करके जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंड किया है, ये दरअसल हमारा वो ओरिजिनल मसवदा नहीं है जो हम जिसके ऊपर हम पहले अमेंडमेंट्स लाना चाहते थे। वो ओरिजिनल एजेंडा जो है वो मुख्तलिफ था, उसमें और बहुत सारी चीज़ें थी। उसके बाद फिर जो है वो मसवदा नंबर 2 बना, कुछ बातचीत हो के कुछ चीज़ें जो है वो डिलीट हुई। उसके बाद फिर भी जब इत्तफाक राय ना हुआ तो फिर मसवदा नंबर 3 बना, फिर उसमें भी कुछ चीज़ें जो है वो मसवदा नंबर 2 से जो है वो हदफ हुई। उसके बाद जब मसवदा नंबर 3 के ऊपर बात हो रही थी तो मौलाना ने तजवीज़ दी कि जी ये इसमें इतनी जल्दी का काम नहीं है, आप इसमें कोई हफ्ते 10 दिन का वक्फ़ा करें, तो इसके ऊपर ज़रा आराम से बात होनी चाहिए और उसके बाद जो है वो फिर हम इसके ऊपर इत्तफाक़ राय करेंगे। उनकी तजवीज़ मान के फिर वो अजलास जो है वो मुलतवी कर दिया गया। फिर उसके बाद मौलाना ने कहा कि हम अपना मसवदा भी लाएंगे। ये दरअसल जो अब जिसके ऊपर अमेंडमेंट या लेजिस्लेशन हुई है, आइन को अमेंड किया गया है, ये मसवदा मौलाना लेके आए और ये मसवदा मौलाना के साथ पीटीआई ने बनाया। ये बेंच का जो आइडिया है ये पीटीआई का था। ये ऑन रिकॉर्ड हैं राजा सलमान अकरम साहब भी और गौहर ख़ान साहब भी और आमिर डोगर साहब भी, उन्होंने तस्लीम किया कि ये मसवदा जो हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब ने तैयार किया है, इसके ऊपर हम ऑन बोर्ड हैं, हम जो है वो इससे इत्तफ़ाक़ करते हैं। लेकिन उनका ख़्याल ये था कि ये मसवदा हमें यानी गवर्नमेंट को, दूसरी साइड को काबिल कबूल नहीं होगा और उसके बाद फिर हमारा एजेंडा जो है फसाद बर्पा करने का, उसमें हमें फिर मौलाना की हमायत भी हासिल हो जाएगी और हम फिर जो है अपने एजेंडे के ऊपर जो है वो अमल करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ जब ये मुज़ाकरात शुरू हुए और शुरू होने के बाद फिर इसमें वक्फ़ा हुआ, इस दौरान हमें इस बात का एहसास हो चुका था कि हमसे थोड़ा गलती हुई है, हमने मामलात को बेहतर अंदाज से आगे नहीं बढ़ाया। तो उसकी कीमत अब ये है कि हमने बाई आल मीन्स कंसेंसस पैदा करना है और मौलाना फजलुर रहमान को ऑन बोर्ड रखना है, उनको साथ रखना है। वरना हम समझते थे, हमारी ये सियासी राय सोच थी कि अदरवाइज़ हमारे लिए मुश्किलात हो सकती हैं। तो हमने इस मसवदे पे मौलाना के साथ बैठ के बात की और ये मसवदा जो मौलाना ने तैयार किया था विद द कंसेंट एंड अप्रूवल ऑफ पीटीआई, इसमें 19-20 का ही फ़र्क हुआ होगा बल्कि 19-20 का भी नहीं, 19.5 और 20 का फ़र्क होगा कि कोई थोड़ी बहुत 1-2 चीज़ें जो हैं वो हमारी जहाँ हमने उनकी 4 बातें मानी, उन्होंने हमारी भी कोई 1-1.5 बात जो है वो उसको शामिल कर लिया। तो उस वक्त पीटीआई जो है
उसे तो असूली तौर पे एक सियासी जमात अगर वो होती तो वो साथ रहती, लेकिन उनका तो एजेंडा और था, वो तो फितना था, फसाद था, अफरा तफरी था, तो वो वहाँ से वो भाग गए। तो असल में हमने कंसेंसस रखने के लिए एक पॉलिटिकल डिसीजन किया, मेरी लीडरशिप ने किया, मियां नवाज शरीफ साहब ने इस बात को मुनासिब जाना, प्राइम मिनिस्टर ने इसके लिए बड़ी एफ़र्ट्स की, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बड़ी एफ़र्ट्स की, और उनका ये मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला था कि वी विल डू दिस बट बाई कंसेंसस। तो हमने उस हदफ को भी अचीव किया और अमेंडमेंट्स जो है उनको भी। अब मुझे ये बताइए कि क्या फर्दर कोई अमेंडमेंट की गुंजाइश है, कोई मज़ीद आप गुंजाइश मसलन 27वीं तरमीम के लिए तैयारी हो रही है? क्योंकि सुनने में आया था कि ये अमेंडमेंट पास होने के बाद जो कुछ रह जाएगा वो 27वीं अमेंडमेंट में हुकूमत करने जाएगी। तो ऐसा है क्या? आगे जाके आईनी बेंच, आईनी अदालत में तब्दील हो सकता है सर? जी बिल्कुल। हमारी दोनों जमातों की क़यादत जो है वो इस बात पे सहमत है कि जो हमारे ओरिजिनल एजेंडे में चीज़ें थीं जिनके ऊपर कंसेंसस नहीं हो सका और उन्हें हमने हदफ कर दिया या अलहदा कर दिया, और जो जुडिशरी के ऊपर, क्योंकि जुडिशरी का मामला जो था वो जिस तरह से मैंने पहले भी अर्ज़ किया है, वो मामला इतना ज़्यादा बिगड़ चुका था कि हर कोई ये कहता था कि जी इसमें तो ज़रूर तब्दीली होनी चाहिए, इसमें ज़रूर जो है वो इस्लाह होनी चाहिए। तो अब इसमें तो मज़ीद इस्लाह की गुंजाइश या ज़रूरत नहीं है। अब ये जो हो गया है अब इसे प्रैक्टिस करना चाहिए, और प्रैक्टिकल टर्म्स में अगर को आगे जाके कोई दिक्कत पैदा होती है तो उसके मुताबिक सोचा जाना चाहिए। ठीक है। लेकिन वो चीज़ें जिनके ऊपर नहीं हुआ, वो बिल्कुल हमारी लीडरशिप का ये इरादा है कि हम उनके लिए कोशिश करेंगे 27वीं अमेंडमेंट लाने के लिए। लेकिन ये बात अपनी जगह पे बड़ी क्लैरिटी से मौजूद है कि हम थ्रू कंसेंसस ही करेंगे। हम उनके ऊपर, उन चीज़ों के ऊपर कंसेंसस पैदा करने की कोशिश करेंगे। अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ रोकेंगे एक छोटे से ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। रिजर्व सीट के बाद अगर फैसला आ जाता है, जो सुनने में आ रहा था कि इलेक्शन कमीशन का जिस तरह जस्टिस काजी फाइज ईसा ने भी 8 रुकनी बेंच के फैसले को आखिरी में जो उन्होंने बताया है, तो इससे तो ये लगता है, और जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने 8 रुकनी बेंच के फैसले को रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का है और नज़रसानी फ़ैसला नहीं हुआ, तो लगता ये है कि रिज़र्व सीट का फ़ैसला अगर हुकूमत या स्पीकर के कहने के मुताबिक या इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक हो जाता है, तो फिर पार्लियामेंट में तो आपकी अक्सरियत काफ़ी वाज़े हो जाएगी, तो फिर तो आप काफ़ी बेहतर अमेंडमेंट ला सकते हैं खुद भी। ऐसी सूरत में भी इंशाअल्लाह ताला मियां नवाज शरीफ साहब का भी, जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, मोहतरम प्राइम मिनिस्टर साहब का ख्याल यही है कि फिर भी हम कंसेंसस के लिए ही करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो ब्रॉडर जो है वो कंसेंसस के साथ होनी चाहिए। उसमें ऐसा नहीं है कि अगर एक पार्टी के पास या एक अलायंस के पास 2/3 मेजॉरिटी है तो वो फिर अपनी मर्जी से हर चीज़ को चलाए। ठीक है। अच्छा सर, ये बताएं कि जस्टिस याहिया आफरीदी हलफ उठाने के लिए तैयार हैं सर? क्योंकि इस पर भी र्यूमर्स आ रही थी, कुछ लोग स्टेटमेंट दे रहे थे, पीटीआई के कुछ वकला भी, कुछ और दूसरे लोग भी, कि जस्टिस याहिया आफरीदी एक्सेप्ट नहीं करेंगे और ये फिर एक दफ़ा और क्राइसिस की तरफ चले जाएंगे। तो जस्टिस याहिया आफरीदी हलफ उठा रहे हैं एज ए चीफ जस्टिस सर? जी बिल्कुल, नोटिफिकेशन हो गया है और ये कोई बाज़ाब्ता चीज़ तो नहीं होती, लेकिन सेंस तो ली जाती है ना। जब उनके नाम भेजे थे रजिस्ट्रार ने
यानी ये नाम जो हैं पार्लिमानी कमेटी ने को अपने तौर पे तो नाम निकाल के नहीं ना गौर शुरू कर दिया, बाकायदा एक फ़ाइल मूव हुई, उनके क्रीडेंशियल्स, उनके जो यानी उनका जो भी आप उसको कह लें कि जो तफसील है उनके हवाले से वो एक बाकायदा फ़ाइल की सूरत में जो है वो चीफ़ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो पार्लिमानी कमेटी को भिजवाई। तो अगर किसी ने मना करना होता तो वो उसी वक्त मना करता कि जी ये आप मेरा बायोडाटा ना भेजें, ये तकल्लुफ़ ना करें, मैं इसका उम्मीदवार नहीं हूँ। तो ये सेंस होती है, तो इसीलिए जो है वो बाकायदा उनके नाम आए 3 सीनियर मोस्ट जजेस के, तो दैट वाज अंडरस्टूड। तो कब हलफ उठा रहे हैं सर याहिया आफरीदी साहब, कब हलफ उठा रहे हैं सर? तो अब ये कॉन्स्टिट्यूशनली तो 26 को ही बनता है, क्योंकि 25 की रात 12 बजे तक जो है वो काजी फैज़ ईसा साहब जो है वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, और उसके बाद फिर 26 को जो है वो नए साहब या नामजद चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, एक कंफ्यूजन है सर, ज़रा मुझे इसको दीजिए सर एज ए तालिब इल्म लॉ के, कि जब 3 सीनियर मोस्ट में से नंबर 3 चीफ जस्टिस बन गया तो जो ऊपर के 2 हैं वो बाईपास हो गए। अब चीफ जस्टिस के बाद आने वाला जो जज होगा वो सीनियर मोस्ट होगा। तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में भी, सुप्रीम जुडिशल कमीशन में भी और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी सीनियर मोस्ट की इंडक्शन है। तो ऐसी सूरत हाल में ये भी है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नहीं जी, चीफ जस्टिस चाहे तीसरे नंबर का हो या चौथे नंबर का हो, उससे ऊपर वाले जज जो सीनियर मोस्ट था वही रहेगा। तो ज़रा क्लियर कीजिएगा सर कि चीफ जस्टिस तीसरे नंबर के बना दिया पार्लिमानी कमेटी ने उनको खुसूसी, तो अब सीनियर मोस्ट जस्टिस अमीन एग्जिस्ट करेंगे या जस्टिस मंसूर अली शाही होंगे? देखिए, मेरी समझ के मुताबिक तो सैयद मंसूर अली शाह साहब ही सीनियर मोस्ट जज होंगे। 3 के पैनल से जो है वो एक साहब जो है वो चीफ़ जस्टिस के अहदे पे जो है वो मुंतखब या उनका तकर्रर हो गया है, और इसके बारे में अगर कोई अबहाम होगा तो जुडिशल कमीशन जो है वो एक बाइख्तियार और रेलेवेंट अदारा है, उसमें सारे ही लोग मौजूद हैं, तो वो इस बारे में कोई फ़ैसला जो है वो या क्लैरिटी दे सकता है। और इससे पहले क्योंकि ये होता रहा है, अब देखें कि पहले तो ये था कि जो सीनियर मोस्ट होगा वो सुप्रीम कोर्ट का जज होगा, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा। उसी पैमाने पे जो हाई कोर्ट में सीनियर मोस्ट होता था वो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होता था। लेकिन ये पिछले को तकरीबन 1 साल से सुप्रीम कोर्ट ने और जुडिशल कमीशन ने, जिसमें जजेस की मेजॉरिटी थी सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज साहबान की, उसने होल्ड किया कि सीनियरिटी डज़ नॉट मीन कि सीनियर मोस्ट इन सर्विस, इट मीन्स सीनियर एंड सूटेबल। सूटेबिलिटी जो है ये भी एक बहुत बड़ा आंसर है। तो पहले 3 लोगों में से अगर एक वैकेंसी फिल करनी है या चीफ जस्टिस मुकर्रर करना है, तो जो 3 सीनियर मोस्ट होंगे उनमें से एक का जो है वो जो सूटेबल भी होगा तो उसका तकर्रर होगा। तो सीनियर मोस्ट मीन्स द सूटेबल अमंग 3। इसी बुनियाद पे फिर इन्होंने ये अदालती फैसला, ये हुकूमती फैसला नहीं है, ये अदालती फैसला, ये अदालत के जजेस का खुद का फैसला है। जी, ये जुडिशल कमीशन का फैसला है जी, ये जुडिशल कमीशन का फैसला है। और इस फैसले के या जब ये जुडिशल कमीशन ने ये फ़ैसला सादर फरमाया तो इसके जो मूवर या इसके ऑथर जो हैं वो सैयद मंसूर अली शाह साहब ही हैं। अच्छा, उन्होंने ही ये नुक्ता उठाया और इसके ऊपर उन्होंने फिर
बाकी लोगों को इस बात का कायल किया। क्या आप नहीं समझते कि चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी के बनने के बाद जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर अली शाह को एक हाई मॉरल ग्राउंड्स की बुनियाद पर चले जाना चाहिए, जैसे कि दुनिया में भी होता है और पाकिस्तान की पाक फ़ौज में भी ये रवायत कायम है सर? नहीं, देखें, ये एक रवायत है और फ़ौज में ये इसलिए रेलेवेंट है कि फ़ौज में जूनियर जो है वो सीनियर के मतहत होता है और उस बुनियाद के ऊपर ये एक रवायत कायम हुई है। ये कोई अपना ना आइनी, ना कानूनी, ना अखलाकी कोई कंपल्शन नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट में तो वैसे भी इस असूल के ऊपर अमल इसलिए नहीं हो सकता कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस हैं वो दे आर इक्वल, कोई जज दूसरे जज के मुतहत नहीं है, तो इसलिए वो असूल यहाँ पे लागू नहीं हो सकता। ठीक है सर, लेकिन ये तो पहले भी लागू था कि आइन कॉन्स्टिट्यूशन में चीफ जस्टिस को इख्तियारात नहीं दिए गए थे, सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार दिया गया था। और आइन में 184(3) के हवाले से भी आपको पता है सर कि जी सो मोटो नोटिस के हवाले से ख़ास तौर पे, तो वो नहीं होने के बावजूद होता रहा है। मैं आता हूँ सर एक बहुत ही अहम खबर के ऊपर, लेकिन अब हम था ना, क्लैरिटी नहीं थी। जी जी जी, क्लैरिटी नहीं थी। अच्छा सर, ये वो अब उसको जी क्लियर कर दिया गया है, अब कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा वाज़े है। अच्छा सर, मैं आऊँगा ज़रा से ये, क्योंकि 26वीं आइनी तरमीम हो गई, एक आइनी तरीके से है, बहुत सारे लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया है और बार कौंसल्स, बार एसोसिएशन, लेकिन एक ख़ास ग्रुप है वकला का, अली अहमद कुर्द हैं, हामिद ख़ान हैं और दूसरे वकला हैं, वो कहते हैं हम भरपूर तहरीक चलाएंगे उस तरीके से जो वकला तहरीक पहले चली थी चौधरी इफ्तिखार साहब की सपोर्ट में। तो आप नहीं समझते सर, अगर इस किस्म की तहरीक आएगी तो क्या फिर ये 26वीं आइनी तरमीम का क्या होगा, हुकूमत का क्या होगा सर? नहीं, कोई ऐसी तहरीक के इम्कानात नहीं है कतन। वकला में, वकला तंजीमों में बिल्कुल इसके ऊपर पूरा इत्तफाक है और इसमें कोई ऐसी चीज़ है भी नहीं जिसके ऊपर एतराज़ किया जा सके। ये जो PTI का वकला विंग है वो तो खैर ये ना भी होती तब भी उन्होंने अपना जो है वो यही तमाशा दोहराना था। वो कोशिश करेंगे, वो इससे पहले भी कोशिश कर रहे हैं, वो अब भी कोशिश करेंगे। राना साहब यहाँ रोकूंगा, नाज़रीन एक छोटे से ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। जी राना साहब, ये बताएं कि ये आपके इमरान खान साहब ने बिल्कुल ही अपने लोगों को बावर कर दिया था कई महीने पहले कि अक्टूबर के आखिरी महीने में ये हुकूमत चली जाएगी और तैयार रहें आप अगले इलेक्शंस के लिए। अब अक्टूबर का आखिरी महीना आ गया है सर, लेकिन उनके स्टेटमेंट चेंज हो गए। अब सुनने में आ रहा है कि उनके करीबी लोग ये कह रहे हैं कि जी अब हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं है, लेकिन कल तक इमरान खान बहुत ही ज़्यादा इस बात पर कन्विंस थे और अपने वर्करों को, अपने सपोर्टर्स को और अपने लीडर्स को उन्होंने बिल्कुल जगाया हुआ था कि अक्टूबर के आखिरी में ये हुकूमत चली जाएगी। तो क्या वजूहत थी सर? आप माशाल्लाह हुकूमत में हैं, बाखबर हैं, ऐसा स्टेटमेंट उन्होंने क्यों दिया था? क्या वजूहत थी? नहीं, इसकी नहीं, देखें, इसमें अपना डॉक्टर साहब कोई वजह नहीं थी। ये एक सियासी चक्कर था, गप थी, जो वो अक्सर जो है वो इस किस्म के बयानिए बनाते रहते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि उन्होंने इस बयानिए में जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह को जो है वो मुलव्वस किया और उनके मतलब जो है ये बात बनी कि जी वो उनके साथ बात हो गई है। इनके जो फिर बाकी लोग हैं ना, वो फिर बात को आगे बढ़ाते हैं ना। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि जी बिल्कुल शाह साहब ने हमें कह दिया है कि जी फ़िक्र ना करें, 25 के बाद आके तो मैं ये भी कर दूँगा और वो भी कर दूँगा। तो उससे जो है वो मैं समझता हूँ कि सैयद मंसूर अली शाह जो कि बड़े इंडिपेंडेंट और बड़े वाइज और बड़े
अच्छे इंसान और जज हैं उनको इसका नुकसान पहुंचा। ये इन्होंने ये कभी अमेरिका के ख़िलाफ़ बयानियाँ बना लेते हैं, कभी किसी के ख़िलाफ़ बना लेते हैं। सर ये आपने अमेरिका का हवाला दिया है, अभी 60 कांग्रेस के मेंबरान ने ख़त लिख दिया है और जिसमें क्रेग किसॉर्की भी हैं, जेम मैक गॉरन भी हैं, सिमली भी है, ब्रॉली भी है, ब्रेट शर्मैन भी हैं, राजा कृष्णा मूर्ति हैं वगैरह, कि इमरान खान को रिहा किया जाए। उन्होंने जो बाइडन को, जो कि अमेरिकन सदर हैं, और दूसरा ये है कि उन्होंने ये भी कहा है कि इमरान खान, हुकूमत पाकिस्तान से इमरान खान के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत ली जाए। कैसे देखते हैं सर इस स्टेटमेंट? उन्हें शर्म आनी चाहिए ये बात करते हुए, और हमें जो है वो उन्हें इसका बड़ा ही जितनी डिटाई और जितनी बेशर्मी के साथ उन्होंने ये बात की है, ऐसे ही जो है वो मैं समझता हूँ कि लहजे में उन्हें जवाब देना चाहिए और उन बेशर्मों से ये पूछना चाहिए कि गज़ा में उन औरतों और उन बच्चों का जिनको हज़ारों की तादाद में बेकसूर शहीद कर दिया गया है, और जो जुल्म और जो इंसानियत के साथ जो जुल्म की जो है वो तारीख़ दोहराई जा रही है वहाँ पे, जिसकी इंसानी बनी नौ इंसान की तारीख़ में मिसाल नहीं मिलती, उसका उनका तहफ़्फ़ुज़ जो है वो तुम्हें नज़र नहीं आया? आफिया सिद्दीकी के हवाले से, जो कि 80 साल की सज़ा भुगत रही है आफिया सिद्दीकी, उसके मुताल्लिक़ उन्होंने नहीं कहा जो उनके अपने मुल्क में कैद है। हाँ, उसको वो नहीं रिहा होनी चाहिए। ये जो है ना, ये उनको जो है वो 1 साल नज़र आ रहा है, उसको 15-20 साल हो गए वो उनको नज़र नहीं आ रही अपने मुल्क में। तो ये एक ज्यूश लॉबी है जो कि इमरान खान साहब की बैक पे है, और ये उस ज्यूश लॉबी की करामात हैं जो ये ख़त लिखे जा रहे हैं, कभी बयान दिए जा रहे हैं, ये सारा वही तमाशा है। बुशरा बीवी को जो है वो तोशा खाना में जो ज़मानत कल मिली थी रहा कर दिया गया है। कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई, हुकूमत चाहती, इंतज़ामिया चाहती, नैब चाहती, या तो कई और केसेस भी सामने आ जाते, लेकिन उनको रहा कर दिया गया। और क्या सर ये रिहाई किसी डील का नतीजा है जिसकी बुनियाद पर बुशरा बीवी अब बाहर आ चुकी हैं और वो एक डील के तहत अब आगे काम करेंगी? नहीं, मेरा ख़्याल है कि बात बंदे को जो है वो ठीक ही करनी चाहिए। अगर बुशरा बीबी ने डील करनी होती तो डील उन्हें बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी। मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई किसी डील का नतीजा उनकी रिहाई हो सकती है। उनके ख़िलाफ़ जो केसेस थे उन सब में उनकी बेल हो गई, और उन्होंने जो है वो इमरान खान साहब की अहलिया होने के नाते वो ठीक है, वो जो पहला अमल है उससे मैं मुतफिक नहीं हूँ। ये डील डूल वाली बात जो है ना, मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा मामला है। अच्छा सर ये बताइए कि ये तो आपने मना कर दिया डील नहीं है, बहरहाल ये खबर मौजूद है, अब देखते हैं आगे चल के कि क्या करती हैं बुशरा बीबी, उनकी एक्टिविटीज़ बता देगी कि क्या सूरत हाल होगी। आपने नफ़ी कर दी है। एक ये बताएं कि 26वीं तरमीम के हवाले से PTI इमरान खान का मुस्तकबिल अब कहते हैं PTI वाले के ख़त्म हो गया है। मतलब बहुत सारे लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा जी 26वीं तरमीम आने के बाद इमरान खान का मुस्तकबिल जो है वो तारीख हो गया है। आप इसको कैसे देखते हैं सर? मैं तो इसको ऐसे देखता हूँ कि इमरान खान साहब ने अपना मुस्तकबिल जो है ना वो ख़ुद ही अपनी सियासी पॉलिसी से तारीख किया है। 26वीं तरमीम जो है इसने तारीख नहीं किया, उन्होंने ख़ुद जो है वो अपने अमल से जो है वो, यानी वो एक सियासी जमात के सरबराह हैं, वो एक जमहूरी एक प्रोसेस के, एक आइन के और कानून के जो तहत जो है वो यानी सियासत करने
करने की पोजीशन में हैं, लेकिन वो जमहूरी असूलों को अपनाते ही नहीं हैं। वो जमहूरियत के जो मुसल्लमा असूल हैं उनके ऊपर यकीन ही नहीं रखते, वो डायलॉग पे यकीन नहीं रखते, वो किसी के साथ बैठने पे यकीन नहीं रखते, वो गुफ्तगू मुज़ाकरात के ऊपर यकीन नहीं रखते। वो जब हुकूमत में होते हैं कहते मैंने अपोजिशन को नहीं छोड़ना, जब अपोजिशन में होते हैं कहते मैंने हुकूमत को नहीं छोड़ना। वो हर वक्त जो है वो यानी अफरा तफरी और फसाद और जो है वो लॉन्ग मार्च, शॉर्ट मार्च, रैलीज, जलसे, पकड़ लो मार दो, इसके ऊपर जो है वो सियासत करते हैं। तो फिर ये 26वीं तरमीम को क्यों मुर्ज़ इल्ज़ाम जो है वो ठहराया जाए? ये सर 26वीं तरमीम से एक और सवाल है, 26वीं तरमीम के बाद कहा जा रहा है चीज़ें आप उनके वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से लेके आज तक जी सर उनके एक एक फैसले पे आ जाएं, वो उन्होंने पार्लियामेंट के अपने आप को खुद तारीख में फेंक दिया है। ठीक है सर, एक सवाल है सर 26वीं तरमीम और का, अब आके बाईकाट तक आ जाएं। ठीक है सर, ठीक है, मैं बिल्कुल सही है, मैं समझ रहा हूँ। 26वीं तरमीम के हवाले से एक और सवाल है कि इसके आने के बाद हुकूमत बहुत मजबूत हो गई है, इत्तेहादी हुकूमत बहुत मजबूत हो गई है, इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत साथ खड़ी है, और अब मौजूदा हुकूमत अपनी जो मुद्दत है वो पूरी करने जा रही है। सर इस पे एक मुख्तसर सा सवाल जवाब। मैं अपनी हुकूमत की बात नहीं करता, मैं पाकिस्तान की बात करता हूँ कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आएगा और उस इस्तेहकाम की वजह से मुआशी इस्तेहकाम आएगा और उस मुआशी इस्तेहकाम की वजह से आम आदमी की ज़िंदगी में खुशहाली आएगी, खुशी आएगी और उसके हालात में बेहतरी आएगी। तो इस लिहाज से जो है ये बहुत ही खुशाइन है। सर एक आखिरी सवाल, क्योंकि टाइम नहीं है मेरे पास, बड़े सवालात थे, ये बताइए कि मौलाना फजलुर रहमान साहब अब हुकूमत का किसी वक्त हिस्सा बन सकते हैं? सर बिल्कुल सर, आखिरी सवाल है और मैं आपको सर 30 सेकंड देता हूँ। देखिए बन सकते हैं, लेकिन इस अमल में जो ये 26वीं तरमीम से मुतल्लक उनके साथ जो मुज़ाकरात हुए हैं, इसमें कत्तन ना उन्होंने कोई ऐसी बात की है ना हमारी तरफ से कोई ऑफ़र हुई है। ये उन्होंने असूली तौर पे जो मौक़िफ़ अपनाया, एक कंसेंसस जो पैदा हुआ उसके मुताबिक आइन अमेंड हुआ। चले सर, आप कहते हैं हो सकते हैं, लेकिन इस वजह से शायद इस वजह से नहीं हुआ। आपका बहुत शुक्रिया सर, अपना बहुत कीमती टाइम हमें दिया। वक्त ख़त्म हो जाता है। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।